Hello everyone, I'm Sonika Pal and I'm a student of University of Allahabad, MEd second semester student. Today we all together here for just an interactive session, how to prepare for entrance exam for in Education program. Most of the of just when we just enter and when we want to give this entrance exam, we don't have uh, any idea about how to prepare, which books we refer. So today this session is all about you guys, those who want to crack this exam, those who want to take admission in Allahabad of University. So as a student, we are going to discuss our problem. तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ है मनीषा, जो आपको बताएंगी कि इसके लिए सिलेबस क्या है। किसी को एग्जाम को क्रैक करने से पहले उसका सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। तो अब आपको मनीषा बताएंगी। Hello everyone, I'm Manisha Patel, a student in MEd second semester, also from Allahabad University. तो मैं आप सभी को सिलेबस बता देती हूँ कि MEd के एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या आता है। सिलेबस आई मीन कि जब हम एग्जाम देने वाले थे तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। बस आप नेट पर बहुत जाके सर्च करोगे तो आपको कुछ पैटर्न्स मिल जाएंगे कि हाँ हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, तो आप सभी के हेल्प हो जाए इसलिए मैं आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न बता देती हूँ। तो 150 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 300 मार्क्स, 2 नंबर्स पर ईच क्वेश्चंस और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब इन 150 क्वेश्चंस में 100 क्वेश्चंस आपके बीएड के सिलेबस से होते हैं। अब ये बीएड के सिलेबस में आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो सभी में मैक्सिमम सेम ही रहता है, जैसे कि पेडागोजी हो गया, साइकोलॉजी, स्टैट्स हो गए, फिलोसफी, यही सब आते हैं। 100 क्वेश्चन रहते हैं आपके बीएड के सिलेबस से, ओके। और इसके बाद बाकी जो 50 क्वेश्चन रहते हैं वो जनरल अवेयरनेस के होते हैं, जैसे कि 10 हिंदी के क्वेश्चन होते हैं, 10 इंग्लिश, 10 करंट अफेयर्स और 20 आपके मेंटल एबिलिटी के होते हैं। इंग्लिश में नॉर्मली आपके वही राइटर, बुक के कौन से राइटर ने लिखी है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह आते हैं। हिंदी में लेखक, उनकी रचनाएं, अलंकार, समास, यही होते हैं। 10 करंट अफेयर्स, आप मैगजीन्स अगर पढ़ते हो तो वो आपके लिए बेटर है, या फिर अगर आप यूट्यूब से वीडियोस देखते हो करंट अफेयर्स के तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। और बाकी जो 20 मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं इसमें वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग सभी आती है। तो आप अरिहंत की या फिर लूसेंट वगैरह की बुक ले लो तो उससे आपका मेंटल एबिलिटी का काम हो जाएगा। तो इस तरह ये सिलेबस है। 150 क्वेश्चंस, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, 100 क्वेश्चंस बीएड के होते हैं, 10 हिंदी, 10 इंग्लिश, 10 करंट अफेयर्स और 20 मेंटल एबिलिटी के होते हैं। Thank you. This is all from my side. Nisha, for this whole बस एंड आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि ज्यादा इसमें जो पैटर्न पे फोकस किया गया है वो है बीएड के 100। अगर आपका बीएड के जो आपने जो भी पढ़ाई की है वो अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप अब इजिली से कट ऑफ निकाल सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर हिंदी, इंग्लिश, अगर थोड़ी बहुत इनकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके जो टॉप में आने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। मतलब आपको जल्दी से 2-3 कट ऑफ की वेट नहीं करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हर चीज को बहुत बैलेंस बनाकर अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो इजिली हो सकता है। अब इसके आगे अब हम चलना चाहेंगे आरती गौर के। आरती हमारे हमारे साथ हैं। आरती, आप बोलना, आप अपना विचार प्रस्तुत करिए। हेलो एवरीवन, मैं भी एमएड की सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। आई एम डूइंग माय एमएड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो बेसिकली जो आज हम लोगों ने मीटिंग अरेंज किया है कि कैसे एमएड का एंट्रेंस हम लोग क्रैक कर सकते हैं। तो जब हम लोगों ने एमएड का एंट्रेंस दिया तो जैसे कि अभी बताया कि हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं करना है, बस सिलेबस मालूम था, डेट मालूम था कि जाके दे के आना है पेपर। तो जो इसमें 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन है बीएड के करिकुलम में,
अगर आपने उसको अच्छा कर लिया तो काफ़ी अच्छा हो जाता है कि हम मेरिट में आ सकते हैं। और जैसे कि अभी बताया हम बताया गया कि अगर हम जैसे बीएड के करिकुलम में आप अच्छा पकड़ रख रहे हैं तो 100 में से अगर 80 से 85 मार्क्स स्कोर कर लिया, उसके बाद उधर इतनी भी किसी की वीक नहीं होती कि रीजनिंग और मैथ्स हिंदी में आप कुछ भी अटेम्प्ट ना कर पाओ। तो उसमें अगर थोड़ा अटेम्प्ट कर लेंगे और बीएड के करिकुलम में अटेम्प्ट कर लेंगे तो इजीली फर्स्ट मेरिट में आया जा सकता है। और एमएड का एंट्रेंस इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है कि हम इसे क्रैक ना कर सकें। ये बात है, तो बट वही ना, कट ऑफ ना जाता है थोड़ा, तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी करनी पड़ती है। हाँ वो तो है। इस बार जो है जैसे हम लोगों की क्लास इस बैच का मेरा 188 था मार्क्स। तो और मुझे लगता है कट ऑफ गई थी 19 कुछ ऐसे गई थी 192 समथिंग। 192 वाज हाईएस्ट ना, मतलब हाँ हाईएस्ट। द हाईएस्ट मार्क्स 192 थे। तो इतना स्कोर किया जा सकता है क्योंकि मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो किया था एमएड एंट्रेंस के टाइम, तो मेरा यही था कि मेरा पूरा फोकस उस 100 मार्क्स पे था जो बीएड के करिकुलम से रिलेटेड है। तो उसमें बेसिकली आपकी टीचिंग से रिलेटेड और साइकोलॉजी करिकुलम ये सब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इससे काफ़ी क्वेश्चन आए थे जिसको मैंने अटेम्प्ट किया था और वो मुझे आ रहे थे। तो करंट अफेयर्स तो वैसे भी चाहे जितना पढ़ लो आप फंसता नहीं है। तो फोकस अगर बीएड के करिकुलम पे रहेगा तो वो अच्छा मार्क्स तो स्कोर किया जा सकता केपी की भी स्टूडेंट रही हैं, तो मतलब आपको वैसे इलाहाबाद के बारे में ज्यादा पता होगा। तो आपने ऐसे कोई बुक फॉलो की थी या फिर वो सिलेबस ही, मतलब कैसे आपने प्रिपेयर किया था? कोई बुक प्रेफर किया, एमपीएड के ही केपी के सिलेबस को बहुत अच्छे से रिवाइज किया? अब आपका बात क्या? ये है कि जो केपी में हमारे सारी टीचर फैकल्टीज हैं वो इतना अच्छा पढ़ाती हैं कि आपको सिलेबस रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो मेरे साथ तो यही था कि मैं रेगुलर जाती थी तो मेरा पूरा बीएड का सिलेबस ऐसे ही रिवाइज था। 1 वीक या 10 डेज में मैंने उनको नोट्स को बस रिवाइज किया। और अदर एंट्रेंस एग्जाम मेरा उस टाइम एमएससी का भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही थी। तो करंट अफेयर्स हिंदी मैथ्स रीजनिंग वगैरह उधर हो गया था और बीएड इधर यहाँ से हो गया। इस वजह से मेरी काफ़ी हेल्प हो गई थी कि मुझे बीएड पे ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ा था बिकॉज केपी ट्रेनिंग में इतना अच्छा पढ़ा देते हैं कि आपको थोड़ा सा मेहनत करके आप अच्छा कर सकते हाँ, तो आपको तो मतलब इस चीज का बेनिफिट मिल गया, सेम हैं। केपी और सेम एयू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। तो लेकिन अब आगे चलते हैं उनके लिए जो दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, कोई पीएचयू से है, तो वो कैसे अपना कर रहे हैं वो देखते हैं। तो कीर्ति बोलना चाहेंगी इसमें। कीर्ति, आप अपना बताइए कि एज अ डीयू से होकर फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आके कैसा लग रहा है? आई मीन आपने कैसा अपना लिया, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी बहुत अलग। तो Yes. Hello everyone. This is Kirti. So I was basically from CCS University और मैंने वहीं से बीएड किया है। उससे पहले मेरी जो ग्रेजुएशन थी वो मेरी डीयू से थी। बीए इंग्लिश ऑनर्स किया है मैंने। तो जब मैंने एमएड एंट्रेंस की तैयारी की थी, आई वाज हैविंग नथिंग बुक एंड ऑल। आई वाज हैविंग नो आइडिया आल्सो अबाउट आवर एंट्रेंस एग्जाम। सो सबसे पहले चीज जो मैंने करी थी, इसमें पहले तो मैंने बुक ली थी, एक अरिहंत की बुक थी। उसमें जो थे जितने भी क्वेश्चंस वगैरह थे वो सारे अदर यूनिवर्सिटीज के सारे कंपाइल थे उसमें एक साथ थे। मतलब एक पर्टिकुलर हर क्वेश्चन के पास लिखा हुआ था कि ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी आया है, ये बीएचयू में भी पूछा गया है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है। तो मतलब मुझे उस बुक ने काफी हेल्प की थी, क्योंकि अगर हमारा सीसीएस यूनिवर्सिटी का बीएड का सिलेबस उठा के देखोगे तो इतना वाइड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन पेपर बनकर आता है सीसीएस यूनिवर्सिटी में। और बीएड सॉरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का तो बहुत टफ था मेरे अकॉर्डिंग था। बट हाँ, आफ्टर जब मैंने तैयारी की, प्रिपरेशन करी, इट वाज इजी। और अगर आप बीएड के कंसेप्ट क्लियर रखोगे अपने, तो 100 क्वेश्चंस मैं समझती नहीं हूँ कि आपके क्लियर नहीं होंगे, वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो जिस बुक से मैंने पढ़ा था वो अरिहंत थी। अरिहंत की एमएड एंट्रेंस की बुक थी मार्केट में, मैंने उसको परचेज किया था, उसके बाद मैंने उससे तैयारी करी थी। तो हाँ, इट वाज क्लियर। थैंक यू। तो
कीर्ति, एक और क्वेश्चन, आपने किसी और यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम दिया था, मतलब इलाहाबाद हाँ यूनिवर्सिटी यस, से? दिल्ली यूनिवर्सिटी का दिया था मैंने एंट्रेंस, वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस था वो बहुत ही अलग था। अगर आप बीएचयू का या फिर उसका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का किसी का भी उठा लो, बीएचयू, इलाहाबाद, सीसीएस, इन सब में ना बहुत चीजें कॉमन थी अगर एमएड एंट्रेंस देखा जाए तो, और सिलेबस भी अगर देखा जाए तो बहुत कॉमन था। लेकिन अगर आप दिल्ली का उठाओगे ना तो दिल्ली का तो बहुत ही चेंज था। वहां पर इवन आपको साइकोलॉजी, फिलोसफी में आपको मतलब ऑप्शन दिए जाते थे कि आपको कौन सा चाहिए, और इधर जब मैंने जो सीसीएस से करा था वहां पर हमारा ये ऑप्शनल नहीं था, हमारा ही कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे सारे। तो मतलब मेरे को तो बिल्कुल समझ ही नहीं आया था। और बाकी जब मैंने बीएड के डीयू का जब मैंने बीएड का सिलेबस चेक किया था तो काफी टफ था। और अगर अगर आप यूनिवर्सिटी कंपेयर करोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी काफी टफ है, हार्ड है, वो नहीं हो पाता इतनी जल्दी से, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है क्रैकिंग का। थैंक यू सो मच कीर्ति, बहुत ज्यादा वाइड एंगल देने के लिए। डीयू तक पहुंच गए हम लोग एयू के बाद। अब इसके बाद हम चलना चाहेंगे नित्या त्रिपाठी के साथ, जो हमारे साथ एमएड की स्टूडेंट है। वो उन्होंने उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा एंट्रेंस के साथ वो बताना चाहेंगी। नाउ वी हैव नित्या त्रिपाठी। Hi everyone, my name is Nitya and again I'm from same University of Allahabad, second semester student, and exactly my experience was that मैंने दोनों ही sections पे बहुत ध्यान दिया because कभी कभी ऐसा होता है कि exactly at that moment चीजें strike नहीं करती, तो it is important कि आप दोनों sections पे उतनी ही importance दो। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे जो 50 क्वेश्चंस हैं विच इंक्लूड्स करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश एंड मेंटल एबिलिटी, तो उसमें से आई थिंक इट्स बेस्ट इफ यू चूज कि आप किस में बहुत बेहतरीन कर सकते हो परफॉर्म। करंट अफेयर्स एज आर्ची पॉइंटेड आउट कि इट्स नॉट वेरी, कोई क्वेश्चंस फंसते नहीं है बहुत इजीली, आपने जितना भी पढ़ लो वो कम ही होता है उसमें। तो मेंटल एबिलिटी में मैंने कुछ टॉपिक्स तैयार कर लिए थे, जैसे कि कोडिंग, डी कोडिंग है, एंड फिल नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर्स है, पैटर्न्स है, ये सब मैंने उसमें प्रिपेयर किए थे। सर्कल्स है, ट्रायंगल्स है, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर कर लो, इसका कॉन्सेप्ट एक बार क्लैरिटी ला दो, तो आई थिंक इसके लिए बेस्ट तो यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब ही है। जस्ट लॉग इन टू यूट्यूब एंड उसमें अगर आप वीडियो सर्च करके जस्ट स्टडी फ्रॉम देयर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन, एंड देन आता है इंग्लिश हिंदी। तो आई थिंक इंग्लिश हिंदी में तो देयर वर पैसेजेस आल्सो, एक शॉर्ट पैसेज आया था जिसपे 4-5 क्वेश्चंस थे, एंड एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें एक सेंटेंस था एंड कोई वर्ड अंडरलाइन था, एंड इट वाज आस्क्ड कि व्हाट इज दिस, इज इट अ वर्ब, अ नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। सो आई थिंक ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज आ जाती है कि अगर उस चीज का भी कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इंस्टेड ऑफ जस्ट mindlessly studying, आप कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लेकर आओ, तो इट विल बी वेरी, it will actually help you in just doing questions. Okay, and apart from that, concept की clarity कैसे आएगी? It's just through practicing n number of questions as much as you can. ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी थी। मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की, मैंने क्वेश्चंस बहुत ज्यादा किए थे। मतलब जहां से क्वेश्चन मिल रहा है वहां से उठा के सॉल्व करो, यूट्यूब से मिल रहा है यूट्यूब से करो, बुक से मिल रहा है बुक से करो, कोई स्पेसिफिक बुक आती है जैसे ये मनीषा एंड आर्ची पॉइंटेड आउट की अरिहंत की बुक आती है, देयर इज अनदर बुक फ्रॉम उपकार, उनके भी उसमें भी क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल चॉइस। देन अगर आप गूगल पे जाओगे उसमें भी आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। So this was my strategy for these 50 questions. Apart from this, जो B.Ed का content था, I'm sure कि हर कोई पूरा conceptually पूरे साल अच्छे से नहीं पढ़ता है। So I think अगर 1 month भी अगर आप उसको dedicate कर देते हो, जैसे अगर आपने CTET की preparation कर रखी है या आपको पता है कि CTET में क्या question आता है, तो I think 60% of your work is done. Just buy a book which pertains to CTET syllabus, तो 60% तो questions और syllabus आपका तैयार हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो 40% बचता है, तो ऐड से कि जो B.Ed का यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का कोर्स है उसमें 1st एंड 4th सेमेस्टर का जो सिलेबस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें से वेस्टर्न फिलोसफीज जो आ जाती हैं लाइक नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, इसके भी 4 to 5 क्वेश्चंस तो आए ही थे। एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव अ क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज थोड़े ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको डिमार्केशन और डिफरेंस अच्छे से नहीं पता तो यू विल बी लाइक
it won't be as easy. Then again, from fourth semester, action research is so important. उसके लिए तो मैं कहूंगी कि just study it very well. उसमें से भी बहुत questions आए थे, एक दो question नहीं थे, 3-4 questions उसमें से भी आए थे. And उसके लिए it's very important again कि आप questions practice करो. मेरा basically the bottom line of my strategy is just practice as many questions as you can. Then again, from assessment and learning, बहुत questions थे. From guidance and counseling also, there were I think 1 or 2 questions. And yes, another type of questions which was asked was कि कोई theory दे दी and पूछ लेते हैं कि ये किसने propose किया theory. एक दो questions में dates भी पूछी थी कि ये theory किस year में start हुई थी. Theories of learning is very important. So इस type के questions आते हैं, right? Right. And yeah, so basically I think you get what I'm trying to say. Just questions instead of just going over the content and the syllabus again and again. Just read it once, clear your concepts, and do questions. This is the golden mantra. Actually, I also felt the same. Like, do questions, Yeah, whatever, right. just do questions. And Yeah, what I actually, I also spoke to one of 2 people regarding what was asked in the exam previous to what we gave. So they also told me that all of these things are very important, and just like instead of studying the syllabus 4 or 5 times, just do the questions. And that actually helped me in CTET also, and that helped me in MED entrance also. So you have one guidance, right? You are lucky. You were lucky then. Yeah, I had my senior. She gave the exam. Okay. But it was really very. Actually, you divided in parts, and you were telling that like it was it. So next we have Abhishek Kumar Singh, and he wants to speak. So Abhishek, please join. Hello, I am from Allahabad University. My name is Abhishek Singh. मैं एक्चुअली फोकस करना चाहता हूँ क्वेश्चंस कहाँ से पुट किए जाते हैं. जैसे नित्या ने बताया कि फिलॉसफीज 4 फिलॉसफीज आर वेरी क्रूशियल. उसमें से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन वो आपको रट्टा टाइप के नहीं मिलेंगे. उसमें आपको कॉन्सेप्ट में अंदर जाना पड़ेगा. और इसके बाद आपका एग्जिस्टिज्म एक फिलॉसफी है जो कि जनरली हम लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन उसके क्वेश्चंस पूछे गए थे. 2 या 3 क्वेश्चंस थे उसके. फिलॉसफी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है. एक्चुअली मैं फोकस करना चाहता हूँ स्टैट्स पे. स्टैट्स के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको पूछे जाएंगे स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन डिविएशन प्लस मीडियन, और एक डिफरेंस भी पूछा शायद गया था मीन और मीडियन का. तो इस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. जहाँ तक बात आईसीटी और एक्शन रिसर्च की है, तो आईसीटी का क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे आईसीटी से, और भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे. आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे रटने के बाद. मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने रटा था. और बाकी बचा एक्शन रिसर्च का पार्ट, तो उसके कम से कम 7-8 क्वेश्चंस होते ही हैं. फिर एक्शन रिसर्च में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे कि आप एक्शन रिसर्च करना किस सब्जेक्ट किस टॉपिक पे, आपको टॉपिक्स दिए होंगे, उसमें आपको चूज करना पड़ेगा कि एक्शन रिसर्च इसमें से किस पे की जा सकती है, या उसमें एक्शन रिसर्च की एक तरह से बाउंड्री क्या है. जैसे टीचर्स स्टूडेंट रिलेशन या फिर एक क्विक रिसर्च होती है, तो इसके बेसिस पे ही क्वेश्चंस आते हैं. और जनरली लोग स्टैट्स को पार्ट छोड़ देते हैं, उसको कंसीडर नहीं करते हैं. बट मेरे हिसाब से आप अगर स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन डिविएशन इंडिविजुअल सीरीज का और ग्रुप डेटा का छोड़ के इंडिविजुअल सीरीज का अगर आप करते हो, तो उसमें आपको 3 या 4 क्वेश्चंस मिलने हैं. जहाँ तक बात है फर्स्ट पेपर जो कंपलसरी पेपर है कॉमन, उसमें आप मेरे हिसाब से आप रीजनिंग की तरफ आप ज़्यादा फोकस करिए, और ज़्यादा बेटर है. क्योंकि उसमें आपको पता है कि हाँ क्वेश्चंस पूछे कहाँ से जाएंगे, उसका एक सिलेबस तो श्योर है. लेकिन अगर आप जीएस की तरफ ज़्यादा भगते हो, तो मिलेंगे आपको 5-7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, लेकिन आप फिर वो पढ़ाई कितनी करनी है ये आप नहीं डिसाइड कर सकते हो. क्या पढ़ें क्या छोड़ें, उसमें फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे. वो बहुत वाइड एरिया है. तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है कि रट्टा मत मारो, क्योंकि मैं रट्टा मारा था तो मैं फंस गया हूँ. ठीक है, एडमिशन हो गया, बट सफिशिएंट मार्क्स नहीं थे बहुत ज़्यादा. सो कॉन्सेप्चुअल पढ़ो, ज़्यादा बेटर है. मेरी और लोग से भी बात हुई थी इस बारे में, तो वो लोग भी यही बोल रहे थे कि हम लोग ने रट्टा मारा था, क्योंकि अप्लाइड
जो एक्शन रिसर्च वाला जो पार्ट है ना, उसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो आपसे ये पूछेंगे कि एक्शन रिसर्च कब यूज करना है, अप्लाइड कब यूज करना है, तो उसमें अगर आप रट्टा मारते हैं। हाँ एक्चुअली ये फिलोसफीज जो भी पूछी गई थी, 5 अच्छे फिलोसफीज से जो भी क्वेश्चंस थे वो भी इसी टाइप के थे कि आपको कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बिल्ड किए गए थे। जैसे कि उसमें आपके एजुकेशनल गोल्स क्या हैं किसी भी फिलोसफी के, जैसे हो गया आपका आइडियलिज्म हो गया, उसके एजुकेशनल गोल्स क्या हैं, ये आप रट्टा मार के और वहाँ 4 ऑप्शंस में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अच्छा है कि आप वो करिए, कॉन्सेप्ट आप बिल्ड करिए, वो ज़्यादा बेटर है। करेक्ट। और जो भी क्वेश्चंस आते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में, वो सीटेट और यूपी सीटेट प्योर कॉन्सेप्चुअल है और यूपीटेट प्योर आपका प्योर फैक्चुअल है। तो इन दोनों से अपार्ट आपको कॉन्सेप्चुअल प्लस थोड़ा सा अप्लाइड पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। दैट्स माय एक्सपीरियंस। थैंक यू। थैंक यू सो मच अभिषेक। मतलब ये हम लोग जो स्टार्ट वाला पार्ट था ना, ये मिस कर रहे थे कि स्टार्ट भी कुछ था, याद ही नहीं आ रहा था कि मीडियन मोड। स्टैट्स के क्वेश्चंस भी काफी आए थे, स्टैट्स के हाँ क्वेश्चन स्टार्ट के थे, वो भी ध्यान ही नहीं आ रहा था हम लोग को। तो थैंक यू अभिषेक, ये बहुत अच्छा था। इस मतलब काफी अच्छे से जो प्रैक्टिकल इसने बताया ना, कि हम लोग थ्योरेटिकल प्लस कॉन्सेप्चुअल दोनों पे, लेकिन ज्यादा टिल्ट जो है एयू का वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे है कि आप प्रैक्टिकली कैसे कर रहे हो, कैसे अप्लाई कर रहे हो नॉलेज। तो जो बच्चा अप्लाई कर लेता है उसके हो जाता है मेरे ख्याल से। नाउ वी मूव टूवर्ड्स विनय कुमार। विनय बोलना चाहेंगे, उसके बाद हम आलोक जी से पूछेंगे उनका क्या व्यू रहा। तो वी हैव विनय कुमार। हेलो। हेलो। थैंक यू मनीषा सोनिका। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस है, इसमें 2 पार्ट आपको मैंने बताया, और वो इसमें मेरा पहला पार्ट कुछ ज़्यादा सही था। कुछ ज़्यादा सही मीन्स कि मैं सीजीएल वगैरह देता था और उसका मेंस वगैरह भी दिया हूँ। तो उसमें मुझे लगता है कि 40 मार्क्स के अप्रॉक्स तो मैंने उसमें कर लिया होगा। और बाकी जो बीएड से रिलेटेड क्वेश्चन थे उसमें तो मेरा ज़्यादा नहीं बना होगा, लेकिन उसमें भी मैक्सिमम बहुत ही कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब कॉमन सेंस लगाओ तो हो जाएगा। और बाकी जो फैक्चुअल क्वेश्चन थे जो एकदम थ्योरी बेस्ड था कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब चीज़ें तो उतना मेरे क्लियर नहीं था, मुझे आइडिया नहीं था बस मैंने सही किया होगा गलत किया होगा। और 174 मार्क्स थे, तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है 50% क्वेश्चन 150 में तो हो ही गया होगा ना, उससे ऊपर हुआ होगा। राइट तो राइट। इसमें 40 क्वेश्चन तो इसमें हो गया होगा और कुछ क्वेश्चन उसमें हो गया होगा। तो मेरा तो कुछ ऐसी प्रिपरेशन थी नहीं, मैंने कोई गाइड बुक भी नहीं था मेरे पास कोई। हाँ, 1-2 दिन पहले मैंने ये किया था कि एक्शन रिसर्च मुझे नहीं आता था, तो उसका मैंने यूट्यूब पे डाल करके और करीब 50-100 क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू मैंने देख लिया था, तो तो उसमें मतलब भी थोड़ा सा अच्छा यूनिवर्सिटी हो सॉल्व गया। की। और बाकी बाकी तो जो भले सीरीज पढ़ के हम लोग एग्जाम देते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि कुछ तो दिमाग में आ ही जाता है ना चलते चलते कि हाँ ये चीज़ है। और कॉमन सेंस की कोशिश करते हैं कि भाई बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या चीज़ें हैं, इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ाना है। कॉमन सेंस से बड़ी क्वेश्चन आते हैं इसमें, मतलब जो जनरली हर क्या कर सकता है, थोड़ा सा उसको दिमाग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब उसको रट्टा मारना, वही जो अभिषेक ने बोला और लोगों ने भी बोला कि मतलब रट्टा नहीं मारना, सही बात है। कॉमन सेंस लगाइए कि हाँ कितना डेमोक्रेटिक तरीके से पढ़ाना है बच्चों को, तो वो चीज़ दिमाग में जब रहेगा कि हाँ ये और डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उस हिसाब से कितना मतलब बच्चों को ध्यान देना है, उनको इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ाना है, और ये सब चीज़ें हैं। तो ज़्यादा टफ नहीं होता, वो सिंपल होता है। मुझे तो लगता है कि वो ऐसे ही निकल गया कुछ उसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। मैंने कभी इतना एक्सपेक्ट किया, मतलब मुझे लगता है कि जहाँ एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे एंट्रेंस से तो सिंपल ही होता है। यूट्यूब पे डाल के सर्च कर लीजिए हर टॉपिक से और 100-150 क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी कुछ नहीं करिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। थ्योरी पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, कोई फायदा नहीं। सबसे अच्छा शॉर्टकट ये है कि भाई जितने भी सिलेबस में टॉपिक के जो चीज़ आपको वीक लग रहा है उसको यूट्यूब पे डालिए, सर्च करिए, और 50 लोग पढ़ाए हुए हैं। और एक्चुअली हमको तो एज ये मिल गया ना कि इसमें भी पेंडेमिक के चलते बहुत ढेर सारी यूनिवर्सिटीज जो थे उन्होंने एमसीक्यू फॉर्मेट में अपने पेपर कराए थे। एमसीक्यू फॉर्मेट में पेपर कराए थे, तो वहाँ के जो प्रोफेसर थे
फॉर्मेट में क्वेश्चंस भी कराया था, यूट्यूब पे पढ़ा था बच्चों को और कुछ डाला था। तो कोई भी एमसीक्यू फॉर्मेट में जो बनाता है कोशिश सोचता है कि यूट्यूब पे भी अपलोड कर ही देते हैं, थोड़ा सा व्यू मिल जाएगा और बच्चों को फायदा हो जाएगा। जो यूजुअली जो मतलब अपना एग्जाम देने जाने वाले हैं एकेडमिक आई मीन बीएड का, उनको मैंने पकड़ लिया और उसमें से एक्शन रिसर्च हो गया और बाकी तो सब आते ही था, हल्का फुल्का, बहुत कुछ नहीं आता, बस ये एक्शन रिसर्च में कम आता था। तो इसको मैंने कर लिया और इसमें मुझे लगता है कि अप्रॉक्सिमेटली 20 क्वेश्चन तो होंगे, 15 से 20 क्वेश्चन होंगे। लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा लेकिन 15 से 20 क्वेश्चन इसमें होंगे। और ये भी पूछ लिया था एक क्वेश्चन कि एक्शन रिसर्च के फादर कौन है, कौन किसने दिया था, कौन सा सब्जेक्ट। तो यही था। बाकी मेरा फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा था, 40+ में रहा हूँगा उसमें, और रीजनिंग वगैरह हो, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, सब बढ़िया था, तो उसमें अच्छा हो गया था। मैं मानता हूँ कि वो मेरी पहले की प्रिपरेशन जो थी एसएससी वगैरह की राइट, और बाकी वो सब उसका मुझे एज मिला है और कंफर्टेबली मैं क्वालिफाई कर गया फर्स्ट काउंसलिंग में और 70 शायद गया था ना पहले। तो ये था। तो जिसको भी तैयारी करना है वो अपना समझ के तैयारी करिए, बाकी पढ़ रहा है पढ़ता रहे। ये है कि यूट्यूब का सहारा जरूर है क्योंकि उससे एमसीक्यू बहुत अच्छे मिल जाते हैं, बाकी गाइड बुक तो मिलती है, कोई गाइड नहीं मिलती, कोई बुक नहीं मिलता पर्टिकुलर इसके लिए। और बाकी 25 तो किताब खरीदो, एक इधर रीजनिंग की खरीदो, एक इधर करंट की खरीदो, ये खरीदो, उससे कोई फायदा नहीं। तो आपके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है तो फर्स्ट लेकर के यूज करिए, फालतू चीजें यूट्यूब से मत देखिए, काम की चीजें हो जाएगा। राइट, राइट। तो मैं इन विनय ने जो भी बोला मैं इसको थोड़ा समराइज कर देती हूँ क्योंकि इनकी आवाज थोड़ी धीरे थी। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि हो जाता है एग्जाम, हो तो जाता है, बट इनका एक्सपीरियंस देखिए, इन्होंने सीजीएल क्वालिफाई किया है, इन्होंने काफी एग्जाम दिया, मतलब इनको एमसीक्यू अगर अभी भी एग्जाम में जाके बैठा दूंगी ना तो इनके एमसीक्यू क्लियर हो जाएंगे। तो मतलब ये उन जो बच्चे हाँ, मतलब और एग्जाम दे रहे हैं, एमसीक्यू का थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस। तो तो जो बच्चे मैं थोड़ा सा और अगर एग्जाम, मैं जी जी, जो बच्चे और एग्जाम्स हम्म, दे रहे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लिया है, तो उनके जो 50 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो 40 तो 45 ऐसे ही कर लेंगे क्योंकि बहुत मतलब उतने हार्ड नहीं आते हैं, हाँ रीजनिंग इंग्लिश हिंदी। तो उन्होंने वहां से थोड़ा लीड लिया और बाकी जो इनके 70-80 क्वेश्चंस बीएड के सही हुए वो क्योंकि ये काफी ज्यादा प्रो हो गए हैं एमसीक्यू सॉल्व करने में और काफी एक्सपीरियंस है। तो अगर ऐसे भी कोई बच्चे हैं तो उनको ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा देख के जाएं। इन्होंने यूट्यूब तो देखा ही है, यूट्यूब का बहुत ज्यादा सहारा लिया है और सहारा ले केवल थ्योरी नहीं पढ़ी यूट्यूब से, इन्होंने ये बताया, उन्होंने एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए जो जनरली प्रोफेसर वगैरह डाल देते हैं। तो एक बात, दो बात इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि मतलब अगर और कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करे तो उनसे भी निकल सकता है। और दूसरा ये कि यूट्यूब का बहुत ज्यादा सहारा लें, जो सभी बोल रहे हैं, एक्चुअली सभी ने ये बोला है कि यूट्यूब। अब हम चलेंगे आलोक, आलोक जी के पास। मैंने आलोक क्या जी एक जी, बात और बोलूंगा कि बताइए। मेरे साथ भी मेरी यूनिवर्सिटी के मेरे कॉलेज के 2-3 बच्चे थे, तो उनका इसलिए नहीं हुआ था, सिर्फ इसलिए नहीं हुआ था कि शायद उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा और उन्होंने तैयारी भी नहीं की थी। तो हम्म तैयारी तो मैंने भी नहीं की थी, मुझे भी नहीं था कि होगा नहीं होगा, मतलब मैं ज़्यादा वरीड नहीं था। लेकिन हम्म, उसमें वही है ना कि कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो इस बात को राइट, मतलब, हाँ, इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा। कोई भी कंपटीशन कोई भी दे रहा है एंट्रेंस पेमेंट का, तो कॉमन सेंस इन द सेंस कि मतलब जो भी चीज़ें बीएड में आती हैं, मतलब एक पैटर्न बन जाता है लिखते लिखते। जो भी हम्म, हम लोग लिखते हैं बीएड में वो एक पैटर्न बन जाता है कि मतलब कितना लिबरल होकर लिखें, बच्चों के लिए कितना लिबरल होना है आपको, और ये सब चीज़ें बहुत आती हैं। तो उसको बस हाँ, जो उसको अगर फॉलो चाइल्ड करेंगे तो आराम से। चाइल्ड सेंटर थ्योरी जो बोलते हैं ना कि बच्चों को बीच में हाँ रख के बस सब बस बस एग्जैक्टली, हाँ, उसी का के इर्द बच्चा गिर्द घूमना है। सोचता है, तो वही हाँ एग्जाम में थोड़ा करके रखोगे तो सही रहेगा। अब हम चलेंगे आलोक शुक्ला जी के पास, ये भी काफी एक्सपीरियंस है, इन्होंने मेरी काफी हेल्प की थी तो अब इनसे बात करते हैं। आलोक शुक्ला जी। Hello everyone, myself Alok Shukla. I am in MNet यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सेकंड सेमेस्टर। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी टॉपिक्स पर जो है बात हो गई है, तो कुछ ज़्यादा बचा नहीं है बोलने को। लेकिन मैं जैसे प्रिपरेशन किया था तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ।
तो सबसे पहले होता है कि जब कोई भी फॉर्म कोई अप्लाई करता है, भरता है, तो सबसे पहले वो देखता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे आए होंगे, उस हिसाब से वो प्रिपरेशन करता है। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोई प्रीवियस ईयर पेपर अपना रिलीज नहीं करता, जिससे आपको पता ही नहीं चलता है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो मैं भी जैसे जब फॉर्म अप्लाई किया तो प्रीवियस ईयर यूट्यूब पर, गूगल पर, और यहाँ इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद का ही रहने वाला हूँ, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गया था, बुक सर्च की, लेकिन कहीं पर मुझे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन इलाहाबाद के नहीं मिले। तो बाद में मुझे पता चला कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर मिलते भी नहीं। तो मेरा एक बीएड में हम लोग, मेरा बैच 2017 to 19 था, तो 19 में ही मेरा एक फ्रेंड बीएड में साथ था, वो एमएड का एंट्रेंस किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। तो हम लोग उस साल मैंने नहीं दिया था, तो मैंने उससे बात किया कि यार क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या इसका सिलेबस रहता है। सिलेबस तो पता चल गया कि 20 क्वेश्चन, तो 2 पार्ट में सिलेबस रहते हैं, एक 50 क्वेश्चन का और एक 100 क्वेश्चन का। तो 50 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 10 क्वेश्चन हिंदी, 10 क्वेश्चन इंग्लिश और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर, और 100 मार्क्स आपका बीएड से रिलेटेड रहता है। तो लेकिन अब क्वेश्चन क्या आते हैं, तो मैंने उससे बात की, तो उसने बताया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक्शन रिसर्च और आईसीटी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो मैं भी जब एंट्रेंस में बैठा, तो मेरे हिसाब से जो मैंने कैलकुलेशन किया, करीब 50%, 100 क्वेश्चन में 50% क्वेश्चन आईसीटी और एक्शन रिसर्च से रिलेटेड थे। और फिलॉसफी मेरी भी काफ़ी स्ट्रांग थी। फिलॉसफी के क्वेश्चन हम तुझसे आएंगे तो करेंगे, लेकिन फिलॉसफी से मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन आए थे। तो पूरा क्वेश्चन एक्शन रिसर्च और आईसीटी पर आप लोग ज़्यादा जोर करिए, और इसी से क्वेश्चन आते हैं। और जहाँ तक रही बात, तो हम लोग बीएड के करीब 9 स्टूडेंट थे जो ये फॉर्म फिल किए थे। तो उसमें से 3 ही स्टूडेंट का हुआ, मेरा हुआ है, अभिषेक सिंह हैं और एक आशुतोष शुक्ला है। इस समय बीएड सेकेंड ईयर में वो लोग भी हैं। तो हम लोग 4 फ्रेंड थे, 4 फ्रेंड ने मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया था, और उस पर एंट्रेंस के 1 महीने पहले से ही पर डे 1 घंटे का क्लास हम लोग करते थे। 1 घंटे के क्लास में हम लोग बीएचयू के जो प्रीवियस ईयर्स पेपर थे वो सॉल्व करते थे। जब से प्रीवियस ईयर बीएचयू के प्रीवियस ईयर्स ऑफिशियल साइट पर बीएचयू ऑनलाइन पर आप जाएंगे तो बीएचयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो हम लोग प्रेजेंटेशन के माध्यम से जैसे सबको डिवाइड कर दिए थे कि तुम्हारा ये स्ट्रांग है तो तुम ये पढ़ाओगे, मेरा ये स्ट्रांग है तो मैं पढ़ाऊंगा। तो ऐसे जो है हम लोग प्रिपरेशन किए थे गूगल मीट की सहायता से डेली 1 घंटे। और दूसरी बात, कई क्वेश्चन मुझे सेम इट मिल गए थे। वो कहाँ से मिले थे, मैंने एजुकेशन नेट जेआरएफ का प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर खरीदा था। तो सॉल्व पेपर 2004 से लेकर 2012 तक के जो पेपर एजुकेशन में आते हैं नेट जेआरएफ में, वो बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एंट्रेंस में आते हैं। तो अगर आप लोग 2004 से लेकर 2012 तक के क्वेश्चंस जो नेट जेआरएफ में प्रीवियस ईयर में आते हैं, अगर वो सारे क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, उसके बाद यूट्यूब पर टॉपिक वाइज एक्शन रिसर्च और आईसीटी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका होना जो है कंफर्म है। और दूसरी बात, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें ये था कि 40 क्वेश्चन हमें यहाँ से निकालने हैं। 40 क्वेश्चन में जैसे रीजनिंग हुआ, रीजनिंग में 20 में 18, 19, हमारा तो 20 में 20 सही हो गया था। तो हिंदी में मेरा पूरा सही हो गया था, 10 में 10 मार्क्स सही हो गए थे। तो मेरा 40 प्लस जो है तो फर्स्ट में बन गया था। तो मुझे ये था कि अगर 100 में 50 भी मेरे आ गए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो शायद किसी ने नहीं बताई या दिमाग से उतर गया होगा, कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। तो पहले स्टूडेंट जिनका गैप ईयर नहीं रहता, और एक स्टूडेंट होते हैं जिनका गैप ईयर होता है। तो जिनका गैप ईयर नहीं है, जैसे आपने एमएड किया और उसी के
उसी ईयर आपने एमएड एंट्रेंस के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया तो आपके मार्क्स नहीं कटते हैं। लेकिन अगर आप गैप ईयर के स्टूडेंट हैं तो 1 ईयर गैप में 5% मार्क्स, 2 ईयर गैप में 10% मार्क्स और 3 इयर्स गैप में 15% मार्क्स आपके काटे जाएंगे जितना आप पाएंगे। तो मेरा 1 ईयर का गैप था तो 5% मार्क्स कटे थे, तो समथिंग 8 या 9 मार्क्स मैं जितना पाया था उससे कम हो गया था। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए कि यहाँ पर गैप ना होने पाए, क्योंकि अगर गैप हो गया तो आपको तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और यूनिवर्सिटी में आपको अपनी सीट फिक्स करने के लिए ये मान के चलिए कि 90 प्लस आपको करने ही करने हैं। अगर आपने 90 प्लस क्वेश्चन सही सही कर दिए तो आपकी सीट एक पक्की हो जाएगी। तो कोशिश करिए कि बीएड जैसे ही आपका कंप्लीट हो, अगर आप एमएड करना चाहते हैं, विचार है तो तुरंत उसी वर्ष आप कर दीजिए। अगर 1-2 साल का गैप हो गया तो दिक्कतें जो है आ जाती हैं, फिर आपको नंबर्स जो है बहुत ज़्यादा लाने पड़ते हैं। तो मेरा यही है कि अगर आप लोग ग्रुप में अगर फॉर्म डाल रहे हैं, और एक चीज़ और ये इसमें ये रहता है कि अगर आप लोग ग्रुप में एक साथ फॉर्म डालते हैं तो आपका वहाँ पर एंट्रेंस में एक साथ जो है एग्जाम भी होता है। ये चीजें जो है हुई हैं कई लोगों ने। मतलब ये बोलना चाह रहे कि आगे पीछे बैठते हैं। हाँ, अगर एक साथ जो लोग, कई लोग मिले थे जो तो मतलब कि जिनका एक साथ हुआ है, तो अगर आप लोग ग्रुप में रहें तो ग्रुप में साथ में फॉर्म भरिए और एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कीजिए और गूगल मीट के माध्यम से आप लोग स्टडी करिए। और नेट जेआरएफ का प्रीवियस ईयर पेपर 2004 से 2012 तक उसके एमसीक्यू आप लोग रख लीजिए और आपका जो है 100% है जो है सिलेक्शन पक्का है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। थैंक यू। मुझे ना अभी वो वाली फीलिंग आ रही है, वो जो छक्के इंडिया में था ना, वो बिल्कुल एक्सपीरियंस वाली प्लेयर आती है लास्ट में और कप दिला देती है। तो याद है किसी को लास्ट में उसको लगते हैं ना कैप्टन कभी लास्ट में। राइट, हमारे बहुत अच्छा बताया आलोक जी ने। एक्सपीरियंस बाहर में होता है, तो मैंने भी वही काम मतलब ना नेट जीआरएफ तो हमने मतलब मैंने तो बिल्कुल सोचा भी नहीं था कि एजुकेशन में नेट मतलब इंट्रेंस में और सेम इट इज जो ये यहाँ पर जब हम इंट्रेंस से बैठे थे तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन का क्वेश्चन आया था सेम इट इज आ गया था। मैं बस ऑप्शन देखा डायरेक्ट टिक कर दिया, और मिड मीडियम मोड का जो क्वेश्चन आया था ऑप्शन देखा टिक कर दिया, मैंने सॉल्व ही नहीं किया था क्योंकि मैंने 2-3 बार एमसीक्यू ये प्रीवियस ईयर के पढ़ लिए थे नेट जीआरएफ के, तो सेम इट इज क्वेश्चन वहीं पर ऑप्शन सही मिल जाते हैं आपको। मतलब अगर आपको मतलब एग्जाम में ऐसा बहुत कम ही होता है कि आप जस्ट देखो और टिक कर दो, तो ये लेवल ऑफ डेडिकेशन ही है कि मतलब इंसान को कितना मतलब वो करना ही है वो भी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो मतलब तैयारी तो कर मतलब सबका अपना अपना है, सबकी अपनी अपनी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है। बट अगर जिसको सच्ची में तैयारी करनी है तो आलोक जी ने मतलब बहुत ही अच्छे से बताया शुरू से लेके अंत तक। और जब मैंने एग्जाम दे लिया था ना तो हम लोग का टेलीग्राम पे ग्रुप बना था जब मतलब काउंसलिंग से पहले कि क्या कट ऑफ जाएगी क्या, क्योंकि सीट जब मैंने एग्जाम दिया तो सच बताऊं मुझे पता भी नहीं था कि कितनी मतलब मुझे तो होंगी मतलब जितनी बीए और एमए की होती है। तो जब मैं एग्जाम दे कर आई फिर मुझे पता लगा 62 सीट्स हैं, तो मैंने कहा यार अरे बाप रे होगा कि नहीं, 62 सीट्स क्या होती हैं, मतलब इतना कंपटीशन, फिर पता चला कि 2,500-3 हजार बच्चों ने पेपर दिए हैं। मैंने कहा अच्छा चलो देख मेरा उम्मीद छोड़ दी थी, मैंने कहा चलो ठीक है। पर जब रिजल्ट आया तो उम्मीद जगी, हाँ 178 है चलो देखते हैं। फिर मैंने टेलीग्राम पे पूछा कई लोग से, तो कई लोग ने बोला अरे हो जाएगा हो जाएगा, तो मेरे अंदर थोड़ी उम्मीद जगी। लेकिन ये जो नेगेटिव मार्क्स है ना जो बच्चे गैप ले लेते हैं उसका कई लोगों को टेलीग्राम पे बात हुई तो उनके मार्क्स कटे हैं, तो उससे बहुत वो लोग दुखी थे कि हम लोग के 5, 10, 15 मार्क्स तो ऐसे ही कट गए, उन्होंने स्कोर किया 190 बट कट गए, तो क्या फायदे एक गैप 2 गैप। तो ये चीज का भी बहुत सही बताया कि आप बीएड में ही प्लान कर लें, अगर आपको एमएड करना है तो आप बिल्कुल प्लानिंग से चलें और पेपर जरूर भर दें। और दूसरा बात मेरे जितने भी फ्रेंड थे 9 फ्रेंड थे, तो जो यूनिवर्सिटी की कट ऑफ गई है
सबके मार्क्स उससे एबव थे, सबके ज्यादा थे, लेकिन उसमें से 6 लोगों का इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनका गैप ईयर जो है था। और हम लोगों का मार्क्स इतना आ गया था कि गैप ईयर होने के बाद भी हम लोगों का सिलेक्शन हो गया, नहीं तो सबका जो है हमारे पूरे फ्रेंड का सिलेक्शन कंफर्म था। इसलिए गैप ईयर रहने की दिक्कत हो जाती है यूनिवर्सिटी में। अब हम लोग आगे चलते हैं। अर्चना कुछ बोलना चाहती हैं? अर्चना बोलिए। अर्चना, हेलो। हेलो, हाँ, बताइए। एक मिनट। हाँ हाँ। हाँ, हाय एवरीवन, मैं अर्चना प्रजापति, आई एम फ्रॉम सेम यूनिवर्सिटी। मैं क्या बताऊं, मेरी तो बहुत ही कम मार्क्स आई थी, क्योंकि मैं यहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना चाहती थी। मेरी जो भी प्रिपरेशन हो रही थी, मैं बीएचयू के अकॉर्डिंग कर रही थी, और बीएचयू में हो भी गया था, लेकिन लास्ट में पता चला कि पेड सीट पे हो रहा है। फिर बाद में यहाँ पे हो गया, तो हम क्या कि कर ही लेते हैं। ज्यादा मेरा करने का वो नहीं था एमएड, बट हुआ तो घर वाले बोले कि चलो हो गया तो कर लो। रही बात तैयारी का, तो तैयारी तो मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड की हूँ, तो वहाँ का जो भी सिलेबस था वो सेम क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किए गए थे, तो ठीक ठाक हो गया। मैं इसके लिए कोई बहुत ज्यादा तैयारी नहीं की थी, लेकिन हाँ, एक बुक थी उपकार की, जैसा कि नित्या ने बताया। उस बुक से काफी क्वेश्चन लड़ भी गए थे, और मैं उसी बुक से पूरी तैयारी की थी, जो ठीक ठाक रहा। और अगर आगे के लिए अगर मैं बताना चाहूंगी तैयारी के लिए, तो जैसा कि सभी ने बताया कि प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, तो प्रैक्टिस तो करना ही चाहिए। और प्रैक्टिस से कभी कभी होता है कि सेम क्वेश्चन मिल जाते हैं, जैसे आलोक सर ने बताया कि वो लगाए भी नहीं और उनको क्वेश्चन मिला, वो ट्रिक कर दिए, तो ठीक ही था। लेकिन हाँ, बीएड इस एमएड में मेरा 31+ पॉइंट था। मैं पहले तैयारी कर चुकी हूँ पीसीएस वगैरह की, तो जो 50 क्वेश्चन थे उसमें से मेरे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन सही हुए थे। जैसे जीएस का पोर्शन अधिकतम था, सही हुआ था। फिर हिंदी, करंट अफेयर, रीजनिंग तो मेरे सारे ही सही हुए थे। बीएड बीएड में भी मेरे सारे क्वेश्चन, सारे नहीं बट फिर भी ज्यादातर मेरे 50 क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन हमारे ख्याल से 40-45 तो सही हुए होंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन, थोड़ी इंग्लिश मेरी वीक है, तो इंग्लिश के क्वेश्चन कम ही सही हुए थे। बाकी ऐसे हो गया, बस हो गया एडमिशन। होता नहीं है वो, ऐसा लगता है कि बस हो हाँ, एक चीज और था कि मेरा तो 1559 नंबर थे, लेकिन उसमें मेरा 8 नंबर एनसीसी का ऐड हुआ था, बट मेरा उस पे 155 पे ही हो गया था सेकंड काउंसलिंग में, तो उसकी तो जरूरत नहीं। वेटेज होता है एनसीसी का, वैसा देखा जाए तो कितना वेटेज रहता है? हाँ, लेकिन उसका वेटेज मुझे इसमें आई थिंक मिला नहीं, क्योंकि 155 पे ही मेरा सेकंड में हो गया था, जबकि इन लोग को बुलाना चाहिए था, बट पता नहीं इन लोग का क्या रूल रेगुलेशन था, हो गया। बट लेकिन एक चीज मैं बताऊंगी, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे सबसे मिलके, काफी, लेकिन कम लोग हैं, बट फिर भी अच्छा लगा। कोशिश ये रहे कि और भी बच्चे इसमें इन्वॉल्व हों। एक्चुअली क्वालिटी आज जितना हम लोग जानते हैं ना, मतलब मोस्टली हम्म। तो सभी हैं जो जनरली रहते ही हैं, क्लास में भी रहते हैं और यहाँ पे भी रहते हैं, तो हम्म। अच्छा लगा तुम आई। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। लग रहा है कि तुम्हारा ऐसा हो गया, बट एक्चुअली में तुम्हारी प्रीवियस की तैयारी, जैसे विनय की एसएससी की तैयारी यहाँ हाँ, काम आई। मैं उसको ज्यादा वो दे रही हूँ कि मेरा उसी की वजह से, क्योंकि मेरे इसमें क्वेश्चन ज्यादा सही हो गए थे, हाँ, तो 50 वही में से बहुत अच्छा नॉलेज चला तो गया था। और right। सबसे बड़ी बात है कि बीएड के क्वेश्चन जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है ना, उससे इसका बिल्कुल मैच करता है। और मेरी सबसे ज्यादा तैयारी बीएचयू के अकॉर्डिंग हुई थी, बीएचयू से भी मतलब मिलता जुलता था, क्योंकि अब मैं एडमिशन वही लेना चाहती थी। मेरी 2-3 फ्रेंडें थी, उन लोग की एडमिशन वहां पे हुई है, उन सबों का तो ऐसे गवर्नमेंट सीट पे हुई है। मेरा पेड सीट पे हो रहा था, तो फिर सब बोले कि एक बार ट्राई कर लो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को देख लो, होता है तो ठीक है। तो वहाँ पे एक प्रोफेसर थे पंकज सर, उन्होंने बताया कि आप अगर आपने ऑप्शन लिया है तो एक बार उस ऑप्शन को देख लीजिए, देन नहीं होगा तो फिर यहाँ पे आप पेड सीट पे ले लीजिएगा। कि तो पिछली इस बार शायद यहाँ बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ गई थी ना, पिछले साल हम लोग हाँ, बहुत हाँ। ज्यादा कट ऑफ गई थी पिछले साल। पॉइंट मतलब एक एक नंबर से शायद लोगों का, जितना हम्म। मैंने
तो थैंक यू सो मच अर्चना, मतलब काफी वेलकम। एनसीसी का तुमने बताया कि एनसीसी का एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, ये नई बात। हाँ, तो लड़कियां ये एनसीसी का मुझे करना। मालूम है थोड़ा सा। अच्छा, तो बताओ आरती, कुछ बताना चाहोगे एनसीसी का मैंने रोल? किया तो नहीं है एनसीसी का, लेकिन हम ही लोगों के साथ एक और हैं कोमल, तो कोमल दी हैं, वो हमारी सीनियर है, तो हम लोगों ने साथ में एडमिशन फॉर्म किए थे। तो उनके जो मार्क्स थे उसमें 15 मार्क्स ऐड हुआ था और शायद उन्होंने एनसीसी किया था, तो टोटल मार्क्स में उसका वेटेज मिला था, बट उनका गैप हो गया जिसकी वजह से 15 मार्क्स या 17 उनके कट हो गए, तो वो तो न्यूट्रल हो गया बिकॉज ऑफ गैप उन्होंने किया है। तो लेकिन मैं बताना चाह रही थी कि ये 15 से 17-18 मार्क्स तक एनसीसी का भी वेटेज होता है, अगर आपने किया है और आप अप्लाई कर रहे हैं अपने फॉर्म में तो वो आपको वेटेज मिलेगा। नो आई थिंक 8 मार्क्स ऐड होते हैं। वो उनका 15 ऐड हुआ। ओके, मे बी हाँ, क्योंकि वही रेंज है, आई थिंक इसी रेंज में रहता है, क्योंकि मैंने तो अप्लाई नहीं किया तो मुझे नहीं पता है इसमें, बट उनका ये तो बहुत जरूरी हो जाता है ना, अगर किसी को 15 मिल रहे हैं तो न्यूट्रली हो गया तो काफी सही है, किसी को 1 नंबर भी मिल रहा है तो कट ऑफ तो खुशी भी होती है, खुशी भी होती है कि हाँ हमने जो पहले किया है उसका वेटेज हमको यहाँ मिल रहा है, बेकार नहीं जा रहा है। राइट राइट। बट एनसीसी वाला एक एडेड पॉइंट था, ये किसी ने हम लोग ने डिस्कस नहीं किया था, तो ये काफी अच्छा रहा। मतलब फॉर्म भरते वक्त अगर किसी को एनसीसी का हाँ, किया तो जरूर एनसीसी डालें आपको। लेकिन एक चीज इसमें ये है कि ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही देता है, बाकी यूनिवर्सिटीज नहीं देते, जैसे बीएचयू है तो उसने नहीं दिया था, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही वेटेज देता है एनसीसी का। नहीं, थैंक यू अर्चना, ये बहुत एडेड, मतलब काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन। अब हम चलेंगे सत्य प्रकाश की तरफ, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, काफी देर से हम लोग एनसीसी में घूम के रह गए। सत्य प्रकाश बोलिए। हेलो सत्य प्रकाश जी। हेलो। हाँ हेलो हेलो, हाँ बताइए। जी, मैं सत्य प्रकाश विश्वकर्मा वर्तमान समय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमएड का प्रशिक्षणार्थी हूँ, आप सभी का कलीग हूँ। और जहाँ तक एमएड का सवाल है तो एमएड करने का मेरा कोई मोटिव नहीं था, सिलेक्शन हो गया तो चला आया। नहीं, मुझे और जहाँ बताइए, ऐसे 2 लोग बोल चुके हैं कि एमएड करने का मोटिव नहीं था, तो मतलब नहीं ऐसा क्यों? नहीं, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि कभी कभी कुछ कोर्स होते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, कुछ कोर्स के फॉर्म सब्स्टिट्यूट के रूप में भरे जाते हैं कि अगर वहां पर आपका नहीं होता है तो एक सब्स्टिट्यूट रहे कि आपका ईयर खराब ना हो, ये बात तो है। अच्छा, तो ये तो चीजें आपका होती हैं। क्या इंटरेस्ट था, मतलब अगर आप बताना चाहें तो? जहाँ तक एमएड के लिए मतलब तैयारी का सवाल है तो एमएड के केस में जो पहले 50 क्वेश्चन आते हैं उसमें जो जर्नल हिंदी होती है, जर्नल इंग्लिश होती है, रीजनिंग होती है, उसके लिए मुझे नहीं लगता कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत होती है। अगर आप बीएड के दौरान मतलब पढ़ाई कर रहे हैं और रेगुलर टेट या सीटेट की प्रिपरेशन किए हुए हैं तो रनिंग हैंड में जो मतलब जर्नल हिंदी जर्नल इंग्लिश के सवाल पूछे जाते हैं वो हो जाते हैं। और इंग्लिश जहाँ तक हिंदी में है तो कुछ कॉमन टॉपिक्स हो जाते हैं, जैसे अलंकार हो गया, छंद हो गया, रस हो गया, इन सब से मतलब श्योरिटी रहती है कि कॉमन क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। इंग्लिश हो गया तो एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, तो इन सबको आप मतलब नजरअंदाज करके नहीं जा सकते कि मतलब इंग्लिश है तो हम वैसे ही कर लेंगे। एक मतलब रनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये टॉपिक्स देखने पड़ेंगे। और जो जीके का जहाँ तक सवाल है तो जीके के केस में जो जो पेपर बनाए जाते हैं उसमें ये होता है कि आपको तुरंत स्टैटिक जीके उठा के नहीं पूछ लेगा कि जो करंट में कल घटित हुआ वही आपको उठा के तुरंत पूछ लेगा, क्योंकि पेपर फॉर्मेशन जो है 1 महीने या 2 महीने पहले हुआ रहता है। तो एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादातर जो जीके पूछे जाते हैं उसमें ऑथेंटिक चीजें पूछी जाती हैं जो मतलब देश विदेश से या मतलब अपने भारत देश से जुड़ी हुई हैं, काफी समय से हैं, काफी प्रसिद्ध हैं। तो अगर आप उन पर एक रनिंग हैंड नजर डाले हुए हैं तो जीके के भी 4-5 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। और जो अगले 100 क्वेश्चंस हैं जो इन पर मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा बीएड से जो रिलेटेड रहते हैं, उसमें ये है कि जो फिलॉसफी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जर्नल फिलॉसफी से ही रहते हैं, उसमें ज्यादातर मतलब समस्या नहीं होती है।
साइकोलॉजी के केस में अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं तो वो तो हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिकल करके पूछा गया है तो वहां पर अगर आप खुद को कंसीडर करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन मतलब जर्नल क्वेश्चन पूछा गया है कई जगह साइकोलॉजी में मैंने देखा है कि अगर अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता है तो छात्रों को क्या करना चाहिए, तो आप अगर उस कंडीशन में अपने आप को खुद एक स्टूडेंट मान करके कंसीडर करेंगे और जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस होगा, उसमें कई तरह के रिस्पांस मतलब उत्तर दिए हुए होंगे कि आप जो है उठ करके चिल्लाएंगे, हल्ला करेंगे, गुल्ला करेंगे, मतलब ऐसे करके तमाम सारे साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो प्रैक्टिकली बनते हैं उसी तरीके से बनते हैं। तो वहां पर आप खुद को जो है रख करके और सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव रिस्पांस होगा उसे अगर सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर जो है सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही चीज आपके एक्शन रिसर्च में देखने को आती है। एक्शन रिसर्च में आप कोई भी बुक उठा लीजिए, वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहली बात मिलेंगे नहीं, और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस है वहां पर एक्शन रिसर्च से ही पूरा पेपर भरा हुआ था। जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने मतलब कोई तैयारी तो नहीं की थी, स्टैटिक्स थोड़ा बहुत पढ़ के गए थे, तो जब मैं पेपर देने गया तो एक बार सर पे हाथ रख लिया कि क्या किए हैं, ये पूरा एक्शन रिसर्च भर के दिए हैं। तो एक्शन रिसर्च में मैंने क्या किया था कि मैंने कहा कि मैंने मतलब ये एनालाइज किया कि मैं खुद जो है एक शोध छात्र के रूप में बैठा हूँ और उस क्वेश्चंस को मैंने थोड़ा आराम से मतलब पढ़ने की कोशिश की थी। उसके बाद एक बार में जो आंसर आया वो मैंने टिक किया, तो वहां पर जो मतलब जो आंसर आए थे, रिजल्ट देखने के बाद मुझे यही लगा कि वो जितने भी उत्तर थे वो सही हुए थे। तो मतलब जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन है और जो एक्शन रिसर्च वाला पोर्शन है, वहां पर अगर आप खुद को एक अगर आप क्वेश्चन में टीचर के पर्सपेक्टिव में पूछ रहा है तो आप खुद को एक टीचर कंसीडर करें, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में पूछ रहा है तो स्टूडेंट कंसीडर करें। अगर वो थोड़ा लेवल बढ़ा रहा है, रिसर्च के ऊपर जा रहा है, तो वहां पर आपको थोड़ा मेंटल लेवल अपना ऊपर करना होगा। आप अपने आप को एक शोध छात्र के रूप में कंसीडर करके अगर उन क्वेश्चंस को करते हैं तो वहां पर सही होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और ये तो मतलब 150 ये जो बीएड वाले 100 क्वेश्चंस थे उनका समाप्त था। और जो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक नियम ये जो है कि मतलब अगर आपका ईयर गैप होता है तो आपके मार्क्स कटते हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए फ्रूटफुल होता है, कुछ के लिए मतलब सही नहीं होता है। ये मतलब सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो काफी स्टूडेंट्स थे मेरे एमएससी के कलीग्स के, एमएससी केमिस्ट्री के थे, उनका नहीं हो पाया था तो मतलब ये ईयर गैप के चलते। और एमएड में भी काफी बच्चे थे जो काउंसलिंग से बाहर हुए थे। तो अगर इन सब चीजों को कंसीडर करके चले तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब बिल्कुल तैयारी ना करिए, लेकिन मतलब एक सामान्य फ्लो बना करके चलिए कि आपको एक एमएड का एंट्रेंस देना है। उसका एक्स्ट्रा हेडेक, एक्चुअली जब मैं पेपर देने गया तो मुझे ये समझ में आया कि इस बार जो है इतना ज्यादा फॉर्म पड़ा है। मतलब एमएड में ऐसा क्या है कि लोगों को मतलब इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी है एमएड करने की। मतलब तब एमएड के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज भी नहीं था। मतलब जो जर्नल बताया जाता था स्कूल में कि मतलब बीएड के बाद एमएड एक स्कोप रहता है, वही उतना पता था। तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो कोर्स में है ही, मतलब तभी इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। और थोड़ा ये भी होता है कि अगर आपके कलीग्स ने आपके कलीग्स ने भरा है, आपके कंपटीटर ने भरा है, तो ये होता है कि कुछ ना हो, सिलेक्शन लेना हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन आपका भी क्वालिफाइंग लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो एक जनरल व्यू यही है कि आप मतलब हर एक सेगमेंट का थोड़ा थोड़ा करके तैयारी करते रहें। जैसे सभी अभी मतलब सभी ने बताया कि तैयारी का मेन सोर्स यूट्यूब को आप मान करके चल सकते हैं, लेकिन यूट्यूब में पहले वीडियो देखना फिर वो करना, कहीं ना कहीं अगर आप किसी रेगुलर कोर्स में हैं, जैसे हम लोग बीएड में थे तो इतना ज़्यादा मतलब कोर्स में ही परेशान रहते थे केपी ट्रेनिंग कॉलेज में कि किसी भी चाहे वो कोई भी अलग से एग्जाम हो, चाहे टेट हो या सीटेट हो, उसकी अलग से प्रिपरेशन करने का मौका हमें नहीं मिला। लेकिन मैं जरूर कहना चाहूँगा अपने कॉलेज के विषय में कि वो कॉलेज में इतनी ऑथेंटिक नॉलेज दी गई कि अभी तक कोई भी एग्जाम अटका नहीं। जो भी था, टेट था, सीटेट था, सब पहले राउंड में क्लियर होते गए। तो अगर आप बीएड की पढ़ाई अपने सही से कर रहे हैं और जो जर्नल स्टडीज वगैरह है, जो जर्नल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जरूरी हैं, अगर वो देख रहे हैं तो एमएड एंट्रेंस के लिए कोई एक्स्ट्रा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। एंजॉय करते हुए हल्के माइंड से एग्जाम दीजिए, डेफिनेटली क्लियर होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। थैंक यू सो मच। काफी प्रैक्टिकल अप्रोच, मतलब
कुछ लोग के दोस्त उन्हें घर मतलब खींच के ले आते हैं एग्जाम क्वालिफाई कर। जैसे आलोक जी का जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा कि आलोक जी का जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा जिसमें बना के एक एक घंटे एक दूसरे को पढ़ाओ, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। सत्य प्रकाश के दोस्त उन्हें खींच के ले आए कि चलो क्वालिफाई करना है, तो ऐसे भी हो जाता है। तो काफी अच्छा रहा, सबने बहुत अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस अपना, मतलब बेसिकली ये था कि हमें सबने अलग अलग एक्सपीरियंस किया, राइट। सबका एक जैसा एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो वही एक्सपीरियंस से हम लोग काफी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट हम लोग को समझ में आए। अभी और कोई कोई ऐड करना चाहता है कि आगे बढ़े हम लोग, अगर और किसी को कुछ ऐड करना है तो? नहीं। अच्छा। हेलो। हाँ, अब एक्चुअली ऋचा बच गई है। ऋचा, सॉरी ऋचा, मैं भूल गई देखा नहीं। तो ऋचा बताना चाहेगी ऋचा का कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो ऋचा बताइए। फिर हम लोग इसके बाद बाद में डिस्कस करते हैं, ऋचा के बाद कुछ मूव करना है तो। ऋचा ऋचा के बाद प्रदीप बोलना चाहेंगे, तो ऋचा बताइए। हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है ना हाय। मेरी? हाँ हाँ, आज। हाँ, तो जैसे कि मैं यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमएड सेकेंड सेमेस्टर में हूँ, तो मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। सबसे पहले बात ये है कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि उनका फुल टाइम बीएड वो लोग अपना अच्छे से पढ़ाई करते हैं, और दूसरे टाइप के स्टूडेंट वो होते हैं जिन्होंने मतलब कॉलेज बहुत ज़्यादा गए भी नहीं होते हैं, और फिर कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छे से पढ़ाई भी नहीं की होती है। तो मैं वो सेकंड टाइप की स्टूडेंट में हूँ, जिन्होंने मतलब अपना बीएड जाके बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं है, और पढ़ा थोड़ा उस टाइम जब थोड़ा सीटेट का प्रिपरेशन करने की टाइम आई, उसी जो भी पढ़ा मतलब उसी टाइम बीएड का पढ़ा। तो जैसे कि एमएड एंट्रेंस की बात आती है, तो एमएड एंट्रेंस के लिए सबसे पहले मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो लोग डाल रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी डालती हूँ। तो उसी टाइम मैंने भी डाल दिया। फिर उसके बाद प्रिपरेशन के लिए मैंने देखा, सबसे पहले तो सिलेबस कंसिडर करना चाहिए। कोई भी एग्जाम हो तो सबसे पहले उसका सिलेबस आप अगर समझ लेते हो तो 50% समझ लो आपका क्रैक हो गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये थी कि जैसे कि एक्शन रिसर्च था, तो ये मेरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो बीएड का था, उसमें एक्शन रिसर्च का सिलेबस में है ही नहीं, ये समझ लीजिए। तो उस टाइम मुझे जब मैंने एंट्रेंस के पेपर में देखा, एक्शन रिसर्च के काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, 10 to 15 क्वेश्चंस थे मुझे लगता है। तो उसमें मैंने देख के मतलब उसको देख के ही लगा कि अब नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर भी जैसे कि अगर मैंने बताया कि मैं सेकेंड टाइप, और ऐसा भी है कि मैं कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देती रहती हूँ। उससे क्या होता है कि आपका, जैसे कि विनय ने बताया अभी, कि आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आने लगता है कि इसको मतलब काफी क्वेश्चन तो ऐसे ही समझ में सॉल्व हो जाते हैं टिक करके ही। तो ऐसे ही मेरा एक्सपीरियंस रहा कि मतलब 50 क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज के होते हैं, उसमें से कम 45 प्लस तो मेरे उसमें ही सही हो गए होंगे। और फिर उसके अलावा मैंने बस बीएड के लिए जो 100 क्वेश्चन थे, उसमें क्या सिर्फ क्वालिफाई किया है मुझे लगता है। जैसे कि बस यही था मेरा एक्सपीरियंस। थैंक यू। थैंक यू ऋचा, थैंक यू सो मच। अब प्रदीप बोलना चाहते हैं, प्रदीप पाल। मनीषा, प्रदीप तो दिख नहीं रहा है, मतलब चैट में है। आई थिंक प्रकाश पाल के नाम से है। नहीं नहीं, वो नहीं है, प्रकाश पाल नहीं है, कुछ दूसरा है। तो नहीं, वो प्रदीप नहीं है। प्रदीप आई थिंक इसमें से लीव हो गए हैं। हाँ, वो लीव हो गए, क्या था ओके। तो वही। तो एक्चुअली प्रकाश पाल हमारे टीचर है तो हमारे साथ एक टीचर भी है, वो लोग हम लोग को देख रहे थे कि हम लोग कैसा बोल रहे हैं।
मैंने पहले ही बोला था ये करिकुलर एक्टिविटी का पार्ट है, तुम लोग माने ही नहीं। चलो ठीक है। यस, थैंक यू सो मच। तुम सबने काफी मतलब मुझे तो भाई पता चला कि सबने बहुत बहुत अच्छी तैयारी करके पेपर किया है। कुछ लोग का पुरानी नॉलेज जो थी वो काम आई, कुछ लोग का PS, कुछ लोग का CL, कुछ लोग का डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम किया है, उन्होंने फोकस किया वो 50 मार्क्स पे, और साथ में उनका बीएड वाला थोड़ा बहुत मैनेज हो गया, राइट। और कुछ लोग जिनका मतलब गवर्नमेंट एग्जाम का उतना कोई फोकस नहीं था, तो उन्होंने टेट और टेट और क्या बीएड पे फोकस करके काफी अच्छे से पढ़ाई की। क्योंकि जब हम लोग के टाइम में पेंडेमिक हो गया था, राइट, तो कॉलेज भी बीएड वाले कहाँ अच्छे से हम लोग पढ़ पाए थे, बस पेपर देने गए थे मोस्ट ऑफ द टाइम। सेकेंड जो लोग बिल्कुल न्यू थे सेकेंड ईयर में जाके बस पेपर देने गए थे, तो बीएड वाले को इतनी अच्छे से पढ़ाई हो नहीं पाई। लेकिन ओवरऑल यही है कि आप एग्जाम टाइम में कुछ जैसे विश्वकर्मा जी थे, तो उन्होंने वो एग्जाम टाइम में जाके उन्होंने अपने को मतलब सर पकड़ लिया था, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को संभाला कि देखते हैं अपने आप को एज अ सेंटर ऑफ रख के, कब टीचर्स मानना है अपने आप को, कब बच्चा मानना है अपने आप को, वैसे पेपर सॉल्व किया, तो उन्होंने भी क्वालिफाई किया। तो मतलब वही एग्जाम टाइम में आपका टेम्परामेंट कैसे रहता है। तो मैं शॉर्ट में ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले नंबर ऑफ सीट्स, तो इस साल हम लोग की नंबर ऑफ सीट्स थी 62 सीट थी, राइट हम लोग। और जो हाईएस्ट किया था वो क्या था 192 मार्क्स। उन्होंने भी मतलब कई लोग जो होते हैं हाईएस्ट वाले छोड़ देते हैं, बट हाईएस्ट वाले ने हम लोग में एडमिशन लिया है एमएड में। और सबसे लोवेस्ट शायद 150 गया है, अगर किसी को पता हो तो। नहीं 154 आई 144 थिंक गया है। I think। कितना गया है लोवेस्ट? 154 लोएस्ट गया तो है। जीरो हो गया है। नहीं 154 गया है। 154 गया है। जिनका 154 मार्क्स आया था लास्ट में उनका हुआ है, मतलब कम से कम देखा जाए तो आपके 75 प्लस क्वेश्चन, राइट, नियरली 75 प्लस क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, राइट। और इस बार हम लोग में अच्छा ये हुआ था कि पिछले 2 साल से नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है। और मेरी एक और फ्रेंड थी, उसको मतलब नेगेटिव मार्किंग पहले होती थी, तो उसको लगा कि नेगेटिव मार्किंग इस साल भी है, बट नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो उसने पूरा अटेम्प्ट नहीं किया। जैसे हम लोग 150 आउट ऑफ 150 पूरा अटेम्प्ट करके आए थे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं। मे बी वी आर लकी, बट मतलब हार्ड वर्क तो है ही, बट थोड़ा बहुत लक भी नेगेटिव मार्किंग में नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत ये जरूर ध्यान दें, वो छोटी छोटी बातें हैं कि एक बार जरूर देख लें कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। और दूसरा बच्चों ने जो फेस किया था वो था कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, तो कई बच्चे उसके लिए भी, अब तो काफी एग्जाम होने लग गए हैं, लेकिन कई बच्चे उसके लिए भी रेडी नहीं रहते हैं, तो इसलिए जो थोड़े गाँव के परिवेश से होते हैं। तो एक पहले ये चेक कर लें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, दूसरा 62 सीट्स हैं, भरने के पहले ये सब देख लें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, चेक कर लें, पैटर्न जरूर समझ लें, और यूट्यूब का बहुत सहारा लें जैसे सबने बताया। और बुक का सहारा लेना है तो उपकार और अरिहंत का है ही। और अगर आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर जिन्होंने ऑलरेडी क्लियर किया, अगर आपकी उनसे बात हो जाए जैसे गाइडेंस, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि मैंने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एमएड करके, मैं यूट्यूब के लिंक में दे दूंगी, तो उसमें जिन बच्चों को जुड़ना है या अपना कोई क्वेरी पूछना है तो हम सब आप लोग की हेल्प करेंगे। क्योंकि जो हम लोग तो बिल्कुल ही हेल्पलेस थे, मतलब सबने बताया, कुछ ही लोग थे जिनको फ्रेंड्स थे, राइट मनीषा, हम लोग तो बिल्कुल हेल्पलेस थे, खुद ही जो हो गया कर लिया, जैसा हुआ कर लिया। बट आगे चाहते हैं कि बच्चे जो आगे वाले हैं उनको पूरी हेल्प मिले हम लोग की तरफ से। और नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग रखेंगे कि हम लोग ऑनलाइन कैसे पढ़ रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन कैसी पढ़ाई चलती है, हम लोग का एक सेमेस्टर कैसा गया, दूसरे सेमेस्टर में हैं हम लोग। तो नेक्स्ट संडे प्रोबेबली हम लोग ये रखेंगे। जिसको जुड़ना हो प्लीज लेट मी नो, और या फिर मनीषा को मैसेज कर दें या नित्या को कर दें। हर कोई यहाँ पे अपना मतलब अपने को वो समझे कि हर कोई एक एज अ रोल, जिसको ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि मैं तो लॉ ऑफ कर्मा पे बिलीव करती हूँ, अगर हम अच्छा करेंगे दूसरों के साथ तो हमारे साथ अच्छा होगा, राइट। और किसी को एग्जैक्टली कुछ बता सकता है उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का इस शो मतलब लाइव इंटरेक्शन से।